नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान और अमेरिका में जंग एक बार फिर से परवान पर है और इस बार ना अमेरिका रुक रहा है और ना ही ईरान। बीते 5 दिनों से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और लगभग 500 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। लेकिन यहीं पर कहानी में एंट्री हो रही है एक ऐसे किरदार की जो जंग के लिए माहिर माने जाते हैं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। रूस ने अपना सबसे घातक जंगी विमान डूम्सडे प्लेन तेहरान में उतार दिया है और यह दावा नहीं है बल्कि रडार पर यह चीजें देखी जा रही हैं। उधर चीन के भी कुछ विमान लोकेशन बंद करके तेहरान पहुंच गए हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है? क्या रूस, चीन, ईरान एक साथ मिलकर अमेरिका पर बड़ा एक्शन करने वाले हैं? आखिर मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है? क्या जुलाई के महीने में ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो जाएगा? आज जानेंगे इस खबर को डिटेल से और जानेंगे डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय इस पर क्या कहती है। मिडिल ईस्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है। क्या विश्व युद्ध के हालात पनप रहे हैं? बीते 5 दिन से अमेरिका ने ईरान में इतनी बॉम्बार्डिंग की है कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो गया। और इस बीच एक ऐसे किरदार की एंट्री हो रही है जो अमेरिका का जानी दुश्मन माना जाता है, यानी कि रूस की एंट्री हो रही है। खबर है कि रूस ने तत्काल प्रभाव से अपना डूम्सडे विमान, जो कोई ऐसा वैसा जंगी जहाज नहीं, एक ऐसा जहाज जिसे कयामत के लिए इस्तेमाल करने वाला जहाज माना जाता है, इसलिए इसका नाम डूम्सडे प्लेन कहा गया। यह उतार दिया गया है तेहरान में, जो रेडार से इनपुट मिल रहे हैं उसके अनुसार। इस सीक्रेट विमान का कोड नेम है डूम्सडे प्लेन TU-214PU, जो तेहरान में लैंड कर चुका है। प्रलय के इस विमान की एंट्री ने साफ कर दिया है कि पुतिन अब खाड़ी की इस जंग में एक्टिव रोल में नजर आने वाले हैं। हवा में रहकर ही जंग को कंट्रोल करने वाले हैं। ईरान की सेना की मदद करने वाले हैं। कैसे अमेरिका को धूल चटाई जाए यह बताने वाले हैं। तो सवाल यह, क्या खाड़ी में वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है? क्योंकि पर्दे के पीछे से खबर यह है कि चाइना के कुछ जहाज भी रेडार ऑफ करके तेहरान पहुंचे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस की एंट्री हो रही है। रूस ने TU-214PU डूम्सडे प्लेन एयरबॉर्न कमांड सिस्टम को तेहरान उतार दिया है। यह कोई सामान्य जहाज नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल एंड अटैक सिस्टम लगा हुआ है। इस विमान को रूस का डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। यूएस के लगातार सैन्य एक्शन के बाद प्लेन ईरान पहुंचा है। विमान दुश्मन की हर गतिविधि को हवा में देखकर ही नजर रख सकता है। और रूस की एंट्री ऐसे समय में हो रही है जब नेटो ने भी इस जंग में उतरने की बात कह दी और 5000 जंगी जहाज उतारने की बात कह दी और कहा हम भेज रहे हैं 5000 जंगी जहाज। तो रूस ने भी एक डूम्सडे प्लेन भेजने का ऐलान कर दिया। यानी एक तरफ नेटो, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी नेटो देश हो खुलकर अमेरिका के साथ आ चुके हैं। दूसरी ओर रूस, ईरान, चीन एक साथ नजर आ रहे हैं। दुनिया 2 खेमों में बंटती दिख रही है। वर्ल्ड वॉर का सीन बनता दिख रहा है। देखिए कैसे मिडिल ईस्ट में इस समय पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। ईरान पर यूएस पिछले 5 दिनों में 500 से ज्यादा हमले कर चुका है। अमेरिका होर्मुज खार्ग आइलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहता है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर लिया और जहाजों को रोक दिया है। ईरान की मदद के लिए रूस की एंट्री हो रही है। डूम्सडे विमान भेजा गया है। ईरान हमले का जवाब अमेरिकी बेस पर हमला करके दे रहा है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन समेत खाड़ी देशों में लगातार हमले हो रहे हैं। इधर नेटो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ आ गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अमेरिका के साथ खुलकर आ गए। नेटो ने यह भी कह दिया है कि हम 5000 विमान भेज रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका, नेटो, क्योंकि अमेरिका भी नेटो का पार्ट है, पूरी वेस्टर्न महाशक्ति एक तरफ, दूसरी तरफ रूस, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, और बीच में फंसा है मिडिल ईस्ट, जो कंफ्यूज है करे तो करें क्या।
क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो भी बर्बाद होंगे, वर्ल्ड वॉर का सीन बना तो भी बर्बाद होंगे। इधर ईरान ने सीक्रेट प्लान के जरिए अमेरिकी टॉप अधिकारियों को भी निगरानी करनी शुरू कर दी। अभी लिंडसे ग्राहम की मौत को लेकर अमेरिका में जांच बिठा दी गई कि आखिरकार जो व्यक्ति कुछ घंटे तक पूरी तरीके से फिट था, यूक्रेनी डेलीगेशन के साथ मिल रहा था, अचानक 2-3 घंटे में उसकी मौत कैसे हो गई। और इशारा कहीं ना कहीं ईरान की तरफ है। कुल मिलाकर यह देख लीजिए आप कि मिडिल ईस्ट में अब सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला है और वर्ल्ड वॉर की पटकथा लिखी जा रही है। इसमें बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जे एस सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं फिरोज जी आपसे ही लेता हूं। रशिया का डूम्सडे प्लेन भेजना, चाइना का पर्दे के पीछे से सपोर्ट करना, बाकी एंटी अमेरिका गुट जो है वो ईरान के साथ अलाइन होना, उधर नेटो अमेरिका का एक साथ आना, ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? जी धन्यवाद रवि जी। नहीं, सही बात है, वर्ल्ड वॉर की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये बात और भी स्पष्ट होती जा रही है। पॉइंट खाली इतना थोड़ा करेक्शन कर दो, आपने जो कहा कि नेटो 5000 जेट्स भेजेगा, वो रिपोर्ट थोड़ी अलग है। जो मार्क रट है, जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा कि हम लोग ने 5000 सॉर्टीज को सपोर्ट किया है। या यूरोप से भी प्लेन से टेक ऑफ किया, हमको पता है कि ब्रिटेन से तो हुआ ही है, तो ये 5000 सॉर्टीज हम लोगों ने सपोर्ट की है। ये वाली खबर है। दूसरी बात है जो आपने कहा कि रशिया का एक स्पेशल प्लेन जो एक हेडक्वार्टर ऑफ इंटेलिजेंस होता है, ये जो TU सीरीज की आपने बात की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि वो लाइव टाइम में ईरान को इंफॉर्मेशन देगा कि एग्जैक्टली ये वेस्टर्न शिप्स, अमेरिकन शिप्स वगैरह कहाँ है हॉर्मुज में। दूसरा है कि अभी एक मैरीटाइम ड्रिल भी चल रहा है, कॉल्ड दी मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026, जिसमें चाइनीज और रशियन नेवल फ्लीट भी हॉर्मुज में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अमेरिका पे एक चेक रहेगा कि अगर आपने रशिया और खास करके चाइनीज शिप्स को टारगेट किया तो फिर ये युद्ध और दिशा में चली जाएगी। तीसरी बात बोल दूं कि अभी जो अटैक्स हो रहे हैं वो थोड़े अमेरिका की तरफ से टोन डाउन हुए, ईरान की तरफ से टोन डाउन हुए हैं। मेनली अभी अमेरिका सदर्न कोस्ट लाइन पे ही अटैक कर रहा है। अभी तक वो तेहरान और वो जो पिछली बार हमने उनको 28 फरवरी के बाद जो दिखा था, वो वाले लेवल के अटैक नहीं चल रहे। उनका कॉन्सेंट्रेटेड अटैक है अभी सदर्न कोस्ट पे। और ईरान की तरफ से ऑफकोर्स उन्होंने 6 देशों को अटैक किया है, इंक्लूडिंग जॉर्डन को इस बार बड़ा हमला किया है। यूएई के पहले तो कुवैत और बहरीन से शुरू की थी, मगर क्योंकि ये मामला आगे बढ़ते गया तो इन्होंने फिर ओमान तक को भी अटैक किया, क्योंकि ओमान में भी एक बड़ा नेवल बेस है। तो बेसिकली अटैक हो रहा है अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहाँ के जो GCC कंट्रीज है उन पे तो कोई इस किस्म का प्रहार नहीं हो रहा है। और आई थिंक अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रीज है वहाँ जो अमेरिका के ये वैसल कंट्रीज है, वो सॉवरेन तो है नहीं, और खाली मिलिट्री बेस के नाम पे ये वैसल नहीं, पूरे के पूरे देश कब्जे हो चुके, वो भी एक रियलिटी है। और अभी हम लोगों ने जो देखा है कि सऊदी बैक फोर्सेस ने जो सना एयरपोर्ट पे जो 2022 के अग्रीमेंट के बाद भी उन्होंने जो ये सना पे भी अभी पाबंदी है, होदेदा पे पाबंदी है, लाखों बच्चों का हाल खराब है, मेल न्यूट्रिशन फैल रहा है यमन में। तो सऊदी ने भी अपना एक अमेरिकन प्रेशर में दूसरा एक फ्रंट खोला है, जिसका भी हम लोग परिणाम देखेंगे। बट आई थिंक ये अभी ये देखता है कि किस दिशा में, इधर अमेरिका बैक ऑफ होता है, ईरान तो बैक ऑफ होगा नहीं। और अभी जो ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि गार्डियन ऑफ हॉर्मुज अमेरिका रहेगा और हम लोग 20% चार्ज करेंगे एग्जैक्टली ये गुड्स पे। अब मतलब जो लोग बोलते हैं कि अमेरिका का एक रोल बने, अमेरिका का कोई स्टेक नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ओमान और ईरान इसको सेफगार्ड करेंगे तो पूरी एशिया और पूरी दुनिया इसमें रहेगी। अमेरिका जहाँ भी आता है, ट्रम्प जहाँ भी आता है, वो एक माफिया डॉन करके आता है और बाद में बर्बादी चालू हो जाती है। ईरान लड़ रहा है, रशिया चीन जुड़ चुके हैं, बहुत कुछ हमारे पक्ष में बदलेगा। पेशेंस और पर्सिवियरेंस दिखा रहे हैं। और अब देखो कि ये जो अटैक बटैक का पूरा सिलसिला चालू हुआ, फ्यूनरल भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जब लोगों ने अपनी एकता बता दी, उन्होंने अपनी कमिटमेंट बता दी
और ये एकता बता दी कि हम लोग अमेरिका के सामने खड़े, तब ये लोगों ने शांति से फ्यूनरल तक को नहीं होने दिया। ये बात तो हम लोगों ने की है। बस मैं इतना ही कहूंगा अभी के लिए। जी, धन्यवाद। विंग कमांडर आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं, आखिर रशिया डायरेक्ट इंटरवीन कैसे कर रहा है? अभी तक विवेक जी नमस्कार, अभी तक डायरेक्ट इंटरवेंशन का कोई प्रमाण नहीं आया है। खबरें आई है कि उनका जो डूम्सडे प्लेन है वो तेहरान में उतरा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस और चीन से सप्लाई लाइंस एक्टिव हो गए होंगे इस समय। ईरान को सख्त जरूरत है, जिस तरह से उसके यहाँ बमबारी हुई है। विवेक जी, मार्के की देखने वाली बात यह है कि इस बार जो बमबारी हुई है वो कई जगह ऐसे है जहां पर पहली और दूसरे दौर में भी बमबारी हुई है, और फिर उसी जगह पर इस बार बमबारी हुई है। तो कई लोगों ने ऐसी अटकलें लगाई कि भाई क्या अमेरिका ऐसे ही खाली जगह पर दोबारा बम गिरा रहा है और दबाव बनाने के लिए सिर्फ ये बमबारी हो रहा है। तो अब जब इसका आकलन किया गया, गौर से देखा गया, तो आप ध्यान दीजिए, एक एक खास प्लान के तहत अमेरिका चल रहा है। खजुस्तान में जो इनका वाटर प्लांट, वहां से प्रॉपर वाटर पंपिंग स्टेशन है, जो करीब 15,000 हेक्टेयर की जमीन को पानी देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सिंचाई का पानी, उसको इफेक्ट हो जाएगा पूरा। और उस क्षेत्र में ईरान में पहले से ही लोगों ने हंगामा कर रखा था, क्योंकि वहां पानी की कमी हो गई थी और वो काफी गर्म और ड्राई जगह है। तो वहां पर पानी जो है वो पाइपलाइन से सप्लाई की जाती है हर जगह, हर एरिया में, खेतों में। और वो अगर पानी सप्लाई लाइन अगर बर्बाद कर दिया गया है, तो फिर ईरान में क्या होगा कि आगे आने वाले समय में वहां पर काफी ज्यादा महंगाई होगी और खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो करीब इसी एक हफ्ते में, कुछ दिनों में 130% बढ़ा है, और कई ऐसा आइटम है जिनका 150% या 200% वहां पर रेट बढ़ गया है। तो ऐसे में अमेरिका शायद ये प्लान कर रहा है कि ईरान में ईरान को इस तरह से डीएस्टेबलाइज किया जाए कि वहां पर लोगों का विद्रोह फिर से भड़के। तो ये शायद प्लान अमेरिका कर रहा है, क्योंकि ये जो आखिरी जो उसका आक्रमण हुआ है, जो करीब 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स और काफी फाइटर्स के द्वारा जो बमबारी हुई है, वो कुछ अजीब जगहों पर हुई है। बहुत सारे मिलिट्री सेंटर्स नहीं थे, एक कुछ सेंटर्स थे जहां पर अंडरग्राउंड लोकेशंस इनके जहां थे, वहां पर अटैक किया गया है। जो द्वीप है वहां पर करीब 4-5 द्वीप आसपास में, उन द्वीपों पर जहां अंडरग्राउंड लोकेशंस पे इनके एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स थे, उसको ध्वस्त किया गया है। इसलिए बाहर से देखने में लग रहा है कि अमेरिका ये कहां बमबारी कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा था। तो संभवतः मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक लंबे आक्रमण की तरफ देख रहा है। ईरान भी लंबे युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, और यह युद्ध अभी काफी लंबा खींचेगा। विश्व के लिए बहुत परेशानियां अभी आने वाली हैं। जी विवेक जी। कैप्टन श्याम, आपको क्या लग रहा है? धन्यवाद विवेक। जय हिंद, शानो वरुणा। मुझे कुछ खास नया नहीं लग रहा। आपको पता ही है मेरी आकलन, और शायद अब थोड़ी बहुत आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि क्या कर रहा था अमेरिका, चुप क्यों था, लड़ाई क्यों नहीं रुकी, चुपचाप क्या चलता रहा और क्या हुआ। ये डूम्सडे प्लेन की बात मैंने 11 मार्च 2026 को की थी। अमेरिका का डूम्सडे प्लेन 6EB जो प्लेन है यूएस एयरफोर्स कमांड का, जो टेक चार्ज एंड कम आउट स्ट्रैटेजिक सबमरीन्स को और एयरफोर्स को डायरेक्टली स्ट्रैटेजिकली यूएसए से कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग, इनकी और ऐसे विशाल 6 से 7 बॉम्बर्स की ये शॉटियां सब नाटो के साथ हो रही थी। तब ये सब चल रहा था जब ग्रीस, इटली, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये जब सपोर्ट कर रहे थे कि हम आएंगे, और शुरू में ही कह दिया था, तब ये प्लानिंग हुई थी। हालांकि 40 दिन के एनिहिलेशन में ये कभी हुआ नहीं, लेकिन इनकी चर्चा मैंने विस्तार से की है, क्योंकि इनकी सारी नोट्स मैंने यहाँ रखी हुई है। 13 मार्च की बात कर रहा हूं, और इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा मैंने कि एक डी-डे आएगा जब अमेरिका बुरी तरह से मारेगा, लेकिन 40 दिनों के बाद युद्ध बंद हुआ। यह आर्टिकल अभी भी वैलिड है मेरा। इसमें मैंने चर्चा की है कि ये पूरा का पूरा नेवल एंगेजमेंट है, जिसमें पहले स्पेलिंग द ग्राउंड होगा, एनिहिलेशन होगा, डिग्रेडिंग होगी, फिर वार रुकेगी, फिर ब्लॉकेड होगी। इसकी चर्चा विस्तार से मैंने की है, आज नहीं कह रहा हूं मैं, और एक बार नहीं 17-18 बार लगातार की और लिख के रखा। और मैंने कहा कि थोड़ा मुझे समय दीजिए, हालांकि कोई टेकर नहीं था, सब मुझे सोचते थे कि अब कितना सरप्राइज देंगे ट्रंप, घुटने पे आ गए, ये हो गया वो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझिए कि आज की जो लड़ाई है टैक्टिकली,
टोटली सर वो एक अलग पार्ट है। मैं कैप्टन आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि रशिया की एंट्री कैसे हो रही है, डूम्सडे प्लेन क्या करेगा तेहरान? मैं आपको समझा रहा हूं, स्ट्रैटेजिक पॉस्चरिंग है, क्योंकि ये बैकग्राउंड कहना इसलिए जरूरी था कि अमेरिका ये सब करने वाला है, इसलिए ये काउंटर एंट्री हुई है रशिया की कि उनका डूम्सडे प्लेन वहां पे आया है। कोई फाइट करने के लिए नहीं आया है, कोई बॉम्बर नहीं है, एयरपोर्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है। ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन करता है और कॉन्फिडेंशियल बातें कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की बातें अभी कर सकता है, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। ये पॉस्चरिंग है रशिया की तरफ से कि आप जो कर रहे हैं हमें मालूम है और हम इसके लिए तैयार रहेंगे, ईरान को भी हम डिफेंड करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये गुप्त बातें रहती हैं, कोई सीधा सीधा नहीं कहेगा। ये पॉस्चरिंग मानता हूं मैं। और एक और बात कह दूं मैं इसके साथ साथ, सारे अटैक नेवल फैसिलिटीज पे होंगे, सिरिक, जस्क, बंदर अब्बास, कोसाम, खर्ग और सदर्न टेरिटरी जो ओमान का खाड़ी का है, जिसको यूज कर रहा है अमेरिका, जिसके ऊपर ईरान को ऑब्जेक्शन है कि ये 6 कंट्रीज पे हम अटैक करेंगे क्योंकि तुम यहीं से लड़ोगे, और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है। एक बात मैं करेक्शन करना चाहता हूं, ये जो सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज की बात की हमारे को पैनलिस्ट ने, ये फरवरी 19 तारीख को 2026 में रशिया और ईरान और अमेरिका और चाइना ने किया था। ये अभी नहीं हुआ। हिम्मत नहीं है किसी अमेरिकन वारशिप को पेनिट्रेट करके ब्लॉकेट तोड़ना चाइना और रशिया को। सवाल ही नहीं है कि कोई परिंदा पर मार ले ब्लॉकेट को। कोई चाइनीज शिप्स, कोई भी रशियन फ्लीट उस एरिया में पिछले 100 दिनों में नहीं है। समझ के चलिए, ये बड़ा अश्वमेध यज्ञ है। ये थोड़ी सी समझिए बातों को। अमेरिका पूरी तरह से हॉर्मुज के कंट्रोल में है और धीरे धीरे नॉर्दर्न साइड में बढ़ते जा रहा है और लद्दाख को शाम तक जाएगा, डिग्रेड कर रहा है फैसिलिटीज को और सैनिटाइज करके जब तक गिफ्ट नहीं करेगा अपने आप को या मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हॉर्मुज, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। जी नहीं, अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं भी एग्री करता हूं कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है जहां पर अमेरिका अटैक कर रहा है बिकॉज ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि उसको हॉर्मुज को फ्री करना है किसी भी कंडीशन में, वो इसलिए बॉम्बार्डिंग कर रहा है। पिछले 5 दिन में 500 से ज्यादा बॉम्बार्डिंग हुई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर, और वो द्वीपों को, आइलैंड को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स वहीं पर है जहां से वो अटैक करते हैं और जहां से उनके स्पीड बोट्स ऑपरेट होते हैं, उनको कंट्रोल होता है। लेकिन मेरी उत्सुकता सोली सर इस बात को लेकर है कि रशिया की दिलचस्पी क्या है इसमें, क्योंकि वो खुद वॉर में फंसा हुआ है और उस रूस यूक्रेन वॉर में भी रशिया की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। जय हिंद विवेक जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। जब ये 40 दिन का औपचारिक तौर पे युद्ध चल रहा था, औपचारिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी औपचारिक तौर पे युद्ध विराम है, दोनों पक्षों ने युद्ध विराम को तोड़ा नहीं है ऑफिशियली। जब ये 40 दिन का औपचारिक युद्ध चल रहा था, तब औसत पे रोज 4 से 5 अनआइडेंटिफाइड हवाई जहाज तेहरान में लैंड करते थे। कुछ रूस से आते थे, कुछ चीन से आते थे। उनके अंदर क्या सामग्री थी, ना कभी ईरान ने कहा, ना रूस ने, ना चीन ने, लेकिन डेफिनेटली कुछ युद्ध सामग्री थी जो युद्ध के दौरान भी रूस और चीन मदद कर रहे थे। अब जहां तक रूस की बात है, रूस कोई सैनिक नहीं भेजेगा क्योंकि रूस ऑलरेडी यूक्रेन में लड़ रहा है। जो सैनिक के अलावा जो भी मदद चाहिए वो ईरान को देगा। चीन भी कोई सैनिक नहीं भेजेगा क्योंकि चीन का पहला लक्ष्य है ताइवान, जिस पे उसने अगले साल के अंत में हमला करना है। सैनिक के अलावा चीन सारी मदद कर रहा है ईरान की। अब मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा विवेक जी। 2001 से 2021 तक जब 20 साल अमेरिका के साथ 50 देशों ने अफगानिस्तान में हमला किया, 20 साल के बाद इन 50 देशों को मुंह की खानी पड़ी और रातों रात भागना पड़ा। ये अमेरिका कुछ भी बड़े बड़े टैक्टिकल टर्म यूज कर ले, स्ट्रेटेजिक टर्म, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, अंत में इसने दोबारा हारना है। और मैं दर्शकों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, ये जो हमले हो रहे हैं ये ट्रंप नहीं चाहते थे करना, लेकिन अमेरिका की अमीर यहूदी लॉबी और मोसाद और नेतन्याहू उन पे प्रेशर बनाया, क्योंकि ईप्स्टीन फाइल के हर तीसरे पन्ने में ट्रंप के काले कारनामे हैं जो कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसीलिए अभी तक औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे अमेरिका ने युद्ध विराम को नहीं तोड़ा है, ना ही अमेरिका युद्ध विराम तोड़ेगा। अमेरिका के लिए एक ही तरीका है ईरान पे जीतने का, वो है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना, जैसे उन्होंने जापान पे किया था। परमाणु हथियार के इस्तेमाल के अलावा
अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है युद्ध जीतने का। जितने बड़े बड़े टैक्टिकल टर्म्स कर ले, सेंट कॉम कुछ भी कर ले, हमें याद रहना चाहिए कि जिस तरह से वियतनाम ने, जिस तरह से अफगानिस्तान ने, जो कि टेक्नोलॉजिकली सैनिक तौर पे कमजोर देश थे, उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति के मुंह पे चपेट मारी। अभी भी ये हुआ 40 दिन के ऑफिशियल युद्ध में, और जब भी ये युद्ध दोबारा खत्म होगा या जो भी होगा, तब भी हम देखेंगे। मैं फिर कहूंगा, अमेरिका के पास एक ही वे है ये युद्ध जीतने का, वो है परमाणु बम। इसके अलावा अमेरिका ईरान पे कभी जीत पा ही नहीं सकता। तो रशिया की एंट्री क्यों हो रही है? देखिए, रशिया की एंट्री इसलिए हो रही है कि रशिया, जैसे मैंने शुरू में कहा, रशिया और चीन युद्ध के पहले दिन से ही ईरान की मदद करते आए हैं, बल्कि युद्ध से पहले भी। इसी साल 17 जनवरी को ईरान ने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से स्विच ऑफ करके चीन के बेदू सिस्टम को लॉग इन कर लिया था, क्योंकि इन सारों को पता था युद्ध तो होना है, किस हाल में होगा, अमेरिका आएगा नहीं आएगा, इजराइल तो डेफिनेटली युद्ध करेगा, क्योंकि पिछले साल भी मतलब अब जो है सब खुल्लम खुल्ला है। अब आगे की जो आजमाइश है, जोर आजमाइश है, पैमाइश है, सब अब खुल्लम खुल्ला है। और हो सकता है कि खुल्लम खुल्ला नेटो खुलकर आ गया है, पहले नहीं था। अमेरिका के साथ कह रहा था वो आपकी लड़ाई आप समझो, इधर से रूस खुलकर आ रहा है, चाइना भी कल को खुलकर आ जाए। हालांकि अंदर खाने सपोर्ट तो कर ही रहा है, बाइडू सिस्टम का भी जिक्र किया आपने। तो यही थर्ड वर्ल्ड वॉर का यही तो सीन है, और क्या सीन बनेगा। इसी वजह से तो पूरी दुनिया आशंकित है। और जिस तरह की बम्बार्डिंग कुवैत में बाकी जगहों पर हो रही है ईरान की, उससे तो इंटरनेशनल मार्केट धराशायी है। तो एक बहुत बड़ी आफत इंतजार करी, कुल मिलाकर अगर समझें पूरी दुनिया के लिए। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।